हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। और लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था मिड टर्म का साइंस का, वो भी इसमें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको ये हिंदी मीडियम में वीडियो मिलेगी। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको अलग से मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा, कोई और जो भी मैं प्रिपेयर कर पाऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हिंदी की वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आप इस वीडियो से चेक कीजिए कि आपकी कितनी नॉलेज है। ठीक है, 3 ही चैप्टर आपके आ रहे हैं पेपर में और 3 चैप्टर बुक से बहुत डीपली पूछे जाएंगे। तो आओ देखते हैं आपकी कितनी नॉलेज है और समझते हैं ध्यान से। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम मिड टर्म का पेपर करेंगे पिछली बार का। ये कह रहा ध्वनि डैश में संचरित नहीं हो सकती, मतलब ध्वनि जो है साउंड कहाँ पर ट्रैवल नहीं करती। तो वैक्यूम में नहीं करती, निर्वात में नहीं करती, मतलब जहाँ पर हवा नहीं है जहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब मीडियम नहीं है जहाँ पर, वहाँ पर जो ध्वनि होती है वो ट्रैवल नहीं करती। आपने देखा भी होगा कि एक घंटी जो है जार के अंदर होती है, जब उसमें से हवा निकल जाती है तो घंटी की आवाज़ आना बंद हो जाती है ना। तो वैक्यूम को क्या बोलते हैं हिंदी में? निर्वात बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है पेट्रो रसायन किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे उपयोगी पदार्थ जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों से प्राप्त होते हैं उसे हम पेट्रो रसायन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि एक प्रतिजैविक का नाम बताओ। देखो इंग्लिश में बोलते हैं एंटीबायोटिक, और हिंदी में भी एंटीबायोटिक पूछ लेगा कि 2 एंटीबायोटिक बताओ। ठीक है, तो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है, टाटासाइक्लिन है, स्ट्रिप्टोमाइसिन है और एरिथ्रोमाइसिन है। तो यहाँ पर एक का नाम पूछा था, एक का नाम बताया। आप चैप्टर नंबर 2 जब ओपन करेंगे तो जहाँ पर लुईस पास्चर की पिक्चर बनी है तो उसके नीचे आपको एक टॉपिक मिलेगा, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यीस्ट श्वसन के दौरान ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं, तो ये असत्य है। तो वो बोल रहा है कि जो यीस्ट है तो जब वो श्वसन लेते हैं तो वो कौन सी गैस को रिलीज करता है? तो यीस्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। फिर ये कह रहा है ध्वनि की जो प्रबलता है वो किस पर निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है। ठीक है, फिर पीसीआरए की फुल फॉर्म बताइए। तो देखो जो इसमें आए हैं इसके आसपास के क्वेश्चन अच्छे कीजिएगा। तो ध्वनि जो है जो ध्वनि की प्रबलता है वो आयाम है। ठीक है, तो ऐसे ही आपसे पूछ लेगा हर्ट्ज क्या होता है। ठीक है, पीसीआरए जैसे यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा है तो आपसे सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो पीसीआरए की फुल फॉर्म क्या है? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। फिर ये कह रहे जंतुओं में किसी एक रोगजनक का नाम बताइए, मतलब जानवरों में पैदा होने वाली बीमारी का नाम बताइए। तो जानवरों में पैदा होने वाली बीमारी कौन सी है? एंथ्रेक्स। ठीक है, ऐसे आपसे पौधों की पूछ सकता है। तो पौधों में आप जब अपनी बुक खोलोगे टेबल नंबर 2.2 में आप देखेंगे उसमें सिट्रस कैंकर है, रस्ट ऑफ व्हीट है, वो आपको मिलेगी। ठीक है, वो बीमारी पौधों की भी याद कर लेना क्योंकि हो सकता है इस बार उसकी दे दी जाए। फिर ये कह रहा है वायु में जलने पर कोयला मुख्यतः कौन सी गैस पैदा करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। फिर ये कह रहा है बिटुमिन प्राकृतिक गैस का एक संगठक है। देखो बिटुमिन जो है वो प्राकृतिक गैस का संगठक नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो कितना डीपली पूछ रहे हैं। ठीक है, तो असत्य है। फिर ये कह रहा सूक्ष्म जीव केवल एक कोशिक जीव होते हैं, नहीं, सूक्ष्म जीव बहुकोशिक भी हो सकते हैं। बच्चों एक कोशिक का मतलब होता है इसमें केवल एक ही सेल होती है, एक ही कोशिका होती है। ठीक है, जैसे अमीबा एक कोशिक होता है। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव जरूरी नहीं कि वो एक कोशिक हो, वो बहुकोशिक भी हो सकते हैं। फिर ये कह रहे प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है किसे कहते हैं? तो एक सेकंड में जितने दोलन होंगे
ठीक है, उतने ही वो उसकी आवर्ती कहलाते हैं 1 सेकंड के हिसाब से। तो एग्जाम में अगर आपसे घुमा के पूछ ले कि मान लो 1 सेकंड में 20 दोलन है, तो आवर्ती कितनी होगी? 20 ही होगी। ठीक है, हमेशा 1 सेकंड को लेना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 5 सेकंड में जो है 100 है दोलन, तो 1 सेकंड में कितने हुए? जब 5 चॉकलेट 100 रुपए के, तो एक कितने की हुई? 5 से डिवाइड करो तो 20, यानी कि 1 सेकंड में 20 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 20 हो गई। ठीक है, इस तरीके से निकालना, आवर्ती मतलब 20 हो जाएगी। ठीक है ना। मानव में जो ध्वनि है ना, वो कहाँ से उत्पन्न होती है? वाक्य यंत्र से। तो नीचे जो वाक्य यंत्र होता है ना हमारा, तो उससे पैदा होती है। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट है खंड खा, विषाणु द्वारा होने वाले किन्हीं 4 रोगों के नाम बताओ। मतलब आपसे वायरस के बारे में पूछ रहा है कि वायरस से होने वाली 4 बीमारी बताओ। एक कोरोना वायरस बता दो। ठीक है, सर्दी लिख दो, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चिकन पॉक्स। फिर नेक्स्ट है ये कह रहा अक्षय प्रकृति संसाधन और क्षय संसाधन में क्या अंतर है? देखो, अक्षय है यानी कि जो कभी खत्म ही नहीं होते, जैसे हवा, सूर्य, प्रकाश, और क्षय होते जो एक बार प्रयोग होने के बाद धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, पेट्रोलियम, इस तरीके से। फिर ये कह रहा आवर्ती ध्वनि की तीक्ष्णता का तारतम्य, मतलब जो तारतम्य है वो कौन निर्धारित करेगा? तो देखो, अगर उच्च आवर्ती है, उच्च तारतम्य होगा। अगर आवर्ती कम है तो तारतम्य भी कम होगा। ठीक है, अगर आवृत्ति ज्यादा है तो तारतम्य ज्यादा होगा। ठीक है, तारतम्य क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर आवर्ती कम है तो तारतम्य भी कम होगा। ठीक है, पिक्चर भी आ सकती है आपको बताने के लिए। ठीक है, अविश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? देखो, जो 20 हर्ट्ज से कम होती है, ठीक है, जो हमारे कान जिसको नहीं जान पाते, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अविश्रव्य ध्वनि। देखो, ध्वनि जो मानव कान से पता नहीं लगा सकता, तो उसको हम बोलते हैं अविश्रव्य ध्वनि। तो देखो, जो 20 हर्ट्ज से कम होती है, तो इसने बोला नेक्स्ट कि ध्वनि आवर्ती का परास लिखिए। तो आपको बताना पड़ेगा ध्वनि, देखो ध्वनि क्या बोला इसने? ध्वनि आवर्ती का परास। तो यहां पर आएगा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। फिर नेक्स्ट है, कह रहा है खाद्य परीक्षक के किन्हीं 2 उपाय लिखिए। अगर मुझे खाद्य परीक्षक के बारे में पूछ रहे हैं तो मुझे इनके कोई 2 उपाय बताने हैं, जैसे खाने की चीजों को बचाने के 2 तरीके। तो देखो, आप नमक के द्वारा खाने की चीजों को बचा सकते हो, कुछ चीजें जो है चीनी के द्वारा बचाई जा सकती है, कुछ चीजें तेल से बचाई जा सकती है, कुछ चीजें गर्म या ठंडी जगह पर रख के बचाई जा सकती है। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया इसने, है ना, तो आपसे डीपली पूछ सकता है कि चलो नमक से कौन से खाद्य परीक्षक बचाए जाते हैं। तो आप जैसे आप मछली के बारे में लिख सकते हैं, मीट के बारे में लिख सकते हैं कि इनमें नमक डाल के रखा जाता है। ठीक है, आप आंवले के बारे में, रो मैंगो, कच्चा आम है या इमली है, इसको खराब होने से बचाने के लिए नमक छिड़कते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि चीनी से हम कौन कौन से खाने की चीजों को बचा सकते हैं। देखो, चीनी से हम बहुत सी खाने की चीजों को बचा सकते हैं। उनको हम क्या बना लेते हैं? जेली, जैम, इस तरीके से बना लेते हैं ताकि फूड जो है स्पॉइल ना हो, खराबी ना हो। अगर तेल से पूछ ले, अगर वो पूछ ले आपसे कि ऑयल से जो है ना, ऑयल से, तो उससे बचाने के लिए आप क्या करोगे? तो बताओ कौन सी चीजें जो ऑयल तेल से बच जाती है? तो तेल से हम फ्रूट बचा सकते हैं, मछली बचा सकते हैं, मीट बचा सकते हैं। तो अब बताओ कौन सी चीजें जो गर्म करने से बच सकती है? जैसे दूध लिख दो। और कौन सी चीजें जो ठंडा करने से बच सकती है? जैसे आप सब्जी लिख दो, फल लिख दो, फ्रूट लिख दो, है ना, एक ही बात होगी, फल फ्रूट। तो देखो, जो यहाँ पर क्वेश्चन है ना, देखो बच्चे कहते हैं पेपर बाहर से आया, पेपर बाहर से आया। और एक बात बच्चों की मुझे गलत लगती है, जैसे अगर वो पिछले साल का मिड टर्म का पेपर करते हैं ना, तो केवल वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और फिर कहते हैं अरे पेपर में तो कुछ आया है नहीं। अरे जब हम पुराने साल के पेपर देखते हैं ना, तो उसमें जो चीजें आई है ना, उसी को एक्सप्लोर किया जाता है।
कि इनसे और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो ये चैप्टर के अंदर ये कहाँ पर है, और इसके आसपास की चीजें कौन कौन सी आ सकती है। अगर ये चीज आपने सीख ली ना, तो बस वो मैं आपको सिखाने के लिए हुई। इसी बात पे सभी लाइक कर देना, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया, कुछ तो जैसे ही वीडियो स्टार्ट करते हैं लाइक कर देते हैं, ठीक है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियोस देखते हैं। ठीक है। कोयले के कोई दो उत्पाद और उनके उपयोग बताइए। देखो, कोयले से हम क्या बना सकते हैं, एक तो कोक बना सकते हैं जो स्टील की इंडस्ट्री में यूज होगा, दूसरा हम कोयला गैस बना सकते हैं जो ईंधन के रूप में उपयोग होगा। अब जैसे यहाँ पर कोयले के बारे में आया, तो आप देखो चैप्टर के अंदर पूरी टेबल बनी हुई है, जिसमें आपको मिट्टी के तेल के बारे में, सीएनजी के बारे में, एलपीजी के बारे में बता रखा है कि उसका क्या क्या प्रयोग होता है ना। तो आप उस पूरी टेबल को याद करो ना डियर, उसी के तो क्वेश्चन बन के आएंगे ना, तभी तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे ना। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है पर्यावरण, यहाँ पर शुद्धिकरण आएगा, ठीक है। यहाँ पर मात्रा नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये कह रहा है पर्यावरण शुद्धिकरण में सूक्ष्म जीव कैसे भूमिका निभाते हैं। देखो, सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, वो हानिकारक जो पदार्थ होते हैं ना, उनको खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं, विघटित कर देते हैं, उसे मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे कि वो बदबूदार ना हो और बीमारी ना फैलाए। इस तरीके से वो पर्यावरण को साफ कर देते, शुद्ध कर देते। अपना बना के लिख देना, ठीक है। फिर ईंधनों का जलना किस प्रकार विश्व उष्णन से संबंधित है। ये कह रहे जो ईंधन जलता है ना, तो वो पर्यावरण का तापमान बढ़ा देता है। जब ईंधन जलेगा, खुद सोचो, जब ईंधन जलेगा तो उसमें आग निकलेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। समझ में आ गई। अब देखो, ये कह रहे कोई वस्तु अगर 20 बार दोलन 20 सेकंड में करती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। देखो, मैंने अभी आपको समझाया था कि फ्रीक्वेंसी जो है ना, आवृत्ति जो है, वो हमेशा 1 सेकंड की लेनी पड़ती है। आप बताओ, 20 सेकंड में 20 बार दोलन है, 20 सेकंड में 20 दोलन है, तो जैसे 20 रुपए में 20 चॉकलेट आ रही है, तो 1 रुपए में कितनी आएगी, 20 बटे में 20, एक ही तो आएगी। यानी कि 1 सेकंड में 1 दोलन हो रहा है, तो आवृत्ति भी 1 हो जाएगी। मतलब आपको उसे डिवाइड करके आंसर निकाल लेना। देखो, अगर आप कंसेप्ट समझ गए ना, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ गया, आप बहुत आराम से कर लोगे। समझे ना मेरी बात। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है ढोल और सीटी की ध्वनि आवृत्ति के आधार पर किस प्रकार भिन्न होती है। देखो, ड्रम की तुलना में सीटी ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है। ये कह रहा है सीटी की आवाज और ढोल की आवाज में क्या अंतर है। आप बोलोगे कि जो ड्रम की तुलना में जो सीटी की ध्वनि है ना, उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है, आवृत्ति अधिक होती है, तो तारत्व भी अधिक होता है। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो उसका जो तारत्व है ना, उसका जो तारत्व है वो बहुत ज्यादा होगा, और इसलिए जो है ना, सीटी की आवाज दूर तक पहुंच जाती है, जबकि ड्रम की आवाज जो है ना, वो उसका तारत्व कम है, इसलिए वो ज्यादा उत्पादित नहीं हो पाती, दूर तक नहीं जा पाती, ठीक है। फिर अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि एक कवक और एक प्रोटोजोआ का चित्र बनाइए, तो आप इस तरीके से बना सकते। एक क्वेश्चन चित्र के ऊपर जरूर आएगा, आप चित्र सारे देख लो, मेक श्योर कर लो कि आपको सारे चित्र आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 12th, यहां पर हमें बोला कि आपको मैचिंग करनी है। तो ये कह रहा है वीणा, जो वीणा है ना वो क्या है। तो वीणा जो है वो डोरी से आवाज पैदा की जाती है, इसलिए इसका आंसर क्या है 6। फिर ये कह रहे जो तबले की आवाज है ना, तो तबले की आवाज कहाँ से पैदा होती है, उसकी झिल्ली से, तनित झिल्ली से। फिर नेक्स्ट ये कह रहे प्रश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, जो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है। देखो, ये अलग से भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, आप इसे मैचिंग की तरह नहीं ले सकते डियर। और अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, अश्रव्य ध्वनि जो 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से कम को क्या कहते हैं, अगर एग्जाम में पूछ ले तो अश्रव्य। और श्रव्य किसे कहते हैं, जो 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। देखो, 20 किलो हर्ट्ज लिखो या 20,000 हर्ट्ज लिखो, बात एक ही होती है डियर, ठीक है। फिर अप्रिय ध्वनि किसे कहते हैं, शोर को बोलते हैं।
ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए कि शोर किसे कहते हैं तो आप बोलोगे जो अप्रिय ध्वनि होती है उसे हम शोर कहते हैं। अब देखो फिर एक पैसेज आएगी, इसको पढ़कर आपको आंसर देंगे। ठीक है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए इनके, अब जैसे मान लो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पेट्रोलियम कैसे बना है, तो ये मत सोचो कि ये यहाँ पर पैसेज दे दिया तो चलो भी हम इसे पढ़ के आंसर कर देते, इसको भी लर्न करो। ओके, तो पढ़ता हूँ दोबारा से। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। ठीक है। जब ये जीव मृत हुए मतलब मर गए, इनके शरीर समुद्र में पैंदे में जाकर जम गए, मतलब उसकी बहुत गहराई के अंदर, और फिर रेत या मिट्टी की नई परतों द्वारा ढकते चले गए। और लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति और उच्च ताप और उच्च दाब से ये जो मृत जीव थे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बन गए। समझ आगे कैसे बने। अब आ जाओ पेट्रोलियम की विशेषता क्या है। गहरे रंग का होता है, तेली भी होता है, अप्रिय गंध भी होती है, इसलिए डी। आपको कि सर ये तो आंसर जो आप बता रहे हो, ये जो पॉइंट है तो उसमें लिखे नहीं। साइंस में ऐसा नहीं है हिंदी की तरह पैसेज आपको दे दिया और आप उसी में आंसर ढूंढ लोगे। ये तो केवल एक हिंट के तौर पर आपको दिया जाता है, और आप कितने अच्छे से एनालाइज कर पाते हो और कितने अच्छे से आपसे पढ़ा है तभी आप कर पाओगे। ये कह रहे पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने के प्रक्रम को क्या बोलते हैं। देखो पेट्रोलियम में से बहुत सारी चीज निकलती है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, ठीक है, और मिट्टी का तेल निकलता है, और भी बहुत सारी चीज निकलती है ना। तो ये कह रहा है कि जब पेट्रोलियम को हम बहुत सी चीज निकालते हैं, उसे अलग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, परिष्करण बोलते हैं। फिर ये कह रहा है डैश पेंट एवं सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उसी टेबल में लिखा हुआ है। ठीक है। तो बिटुमिन का प्रयोग जो है ना सड़क और पेंट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। फिर हम एक अलग पढ़ते हैं पैसेज। ये कह रहा है पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी जंतु प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। तो पादपों के आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। तो ये कह रहा है पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषण बोलते हैं। और मृत जीवी अगर पूछ ले किसे कहते हैं, तो जो मरे हुए जीवों को खाते हैं। विषम पोषण जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। फिर नेक्स्ट ये कह रहे जंतु पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें डैश कहते हैं, उन्हें बोलते हैं विषम पोषी। क्या बोलते हैं, विषम पोषी। ठीक है। फिर ये कह रहे कीटभक्षी पादप का कौन सा उदाहरण है। कीटभक्षी वो होते हैं जो मतलब ऐसे पौधे होते हैं कीटभक्षी जो कीड़ों को खाते हैं। तो इसमें कौन है कीटभक्षी का, तो वीनस फ्लाई ट्रैप है, सनड्यू है, दोनों है। ये केवल अमरबेल है, तो इसमें ये दोनों है, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू, तो ए और बी दोनों। ये जो है ना अमरबेल, ये तो परजीवी है। अगर परजीवी का एग्जाम्पल पूछेगा तब बताओगे आप। फिर नेक्स्ट कह रहे पहेली और बूझो। छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए। एक अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की एवं ऊंट पर उष्ण मरुस्थल भी घूमे। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे इकट्ठे कर लिए। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों की विशेषता क्या होती है। देखो जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं ना वो एक तरह से कांटे की तरह होते हैं। ठीक है। और उनमें जो है शूल पे परिवर्तित होती हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पूरे इनकम्प्लीट है ना, तो इसका डी आंसर है। ठीक है। फिर कह रहे मरुस्थलीय पौधों के विषय में कौन सी बात सच होती है। देखो जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं ना उनके तनों में प्रकाश संश्लेषण का काम चल रहा होता है, इसलिए इसका आंसर क्या है, ए। और देखो मरुस्थलीय पौधे ना वाष्प विसर्जन कम करते हैं और उनके ऊपर मोटी मोमी परत होती है। अगर मरुस्थलीय पौधों की विशेषता पूछेगा तो ये जो गलत गलत लिखा है वो ठीक करके आप बता देना। इसका आंसर खाली ए है। ठीक है।
ये कह रहे सजीवों को पोषण की जरूरत होती है। बताओ सजीवों को पोषण किस लिए चाहिए? बढ़ने के लिए भी, ऊर्जा के लिए भी, मरम्मत के लिए भी और सभी के लिए। ठीक है, देखिए ये चैप्टर है ना आपका सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, तो उसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप ये देखो आपको कितने अच्छे से आते हैं आंसर। ठीक है, तो ये सिर्फ क्वेश्चन है, कुछ के आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक आधा पूछ लेता हूँ जैसे आपसे कि दूध से दही बनाने के लिए किस जीवाणु का प्रयोग होता है, तो वो है लैक्टोबैसिलस। तो आपको इन सब के आंसर देखने, मैंने कुछ के आंसर लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं ये। ठीक है, जैसे पेपर में आया था क्वेश्चन कि जब यीस्ट बनता है तो वहां बुलबुले से उठते हैं, तो वो कौन सी गैस होते हैं? तो पेपर में आया था कि ऑक्सीजन गैस होती है, जबकि नहीं, वो फिर आप बोलोगे वो असत्य है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, तो बाकी आप ये सारे क्वेश्चन जो है ना, प्रतिजैविक किसे कहते हैं, 3 प्रतिजैविक के नाम बताइए, तो मैंने लिख दिए वैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, और शुरू में पेपर में भी पूछा था मैंने टाटासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। आपको हिंदी इंग्लिश इसी में लिखने, क्योंकि नाम है नहीं। फिर ये पेनिसिलिन की खोज किसने की? सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। फिर एडवर्ड जेनर ने टीके की जो चेचक है ना उसकी खोज कब की? 1998 में की। फिर वैक्सीन टीका किसे कहते हैं? तो ये आपको आंसर खुद बताना है। और धरती में कितने % नाइट्रोजन है? 78% है। ठीक है, रोगाणु किसे कहते हैं जो रोग फैलाते हैं, जैसे मक्खी? तो कुछ के आंसर मैंने लिख रखे हैं, बाकी कुछ के नहीं लिख रखे। जैसे मलेरिया किससे फैलता है, तो ये एग्जाम में बहुत बार आता है, तो आप बता दोगे लैडमोडिज्म परजीवी के द्वारा। मलेरिया ना लैडमोडिज्म परजीवी के द्वारा। डेंगू किससे फैलता है? मादा एडिस से। और एंथ्रेक्स किस में होने वाला भयानक रोग है? तो जो एंथ्रेक्स है ना वो मनुष्य और जानवर दोनों में हो सकता है, लेकिन जानवरों में ज्यादा होता है। फिर खाद्य परिरक्षण किसे कहते हैं? मतलब भोजन को बचाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे नमक से, चीनी से, तेल से भी मैंने बताया था ना आपको। संदूषित भोजन किसे कहते हैं? जिसमें से दुर्गंध आती है, दू आता है, दुर्गंध। ठीक है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, फिर परिरक्षक किसे कहते हैं? 2 परिरक्षक के नाम बताओ। रासायनिक, अगर रासायनिक पूछेगा तो रासायनिक के नाम बताने पड़ेंगे। जैसे ये बहुत बार पूछा हुआ है कि 2 परिरक्षक बताओ जो केमिकल होते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट और सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, फिर मांस और मछली को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चीनी के द्वारा किसको बचाया जाता है? जैसे मांस और मछली को बचाने के लिए हम तेल का प्रयोग करते हैं, नमक का प्रयोग करते हैं, तो आपको ये दोनों लिखने हैं। तो चीनी के द्वारा किसको बचाया जा सकता है? आप बोलोगे जो जेली होती है, फ्रूट वगैरह होते हैं, तो उनको बचाने के लिए चीनी का प्रयोग किया जा सकता है। तेल और सिरके का प्रयोग किसको बचाने के लिए किया जाता है? ये आपके बुक में मिलेंगे, आप इससे ढूंढ के अच्छे से करो, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाश्चरीकरण किसे कहते हैं? जैसे दूध को पहले गर्म करेंगे फिर ठंडा कर देंगे, कितने डिग्री पे करेंगे, कितने सेकंड के लिए करेंगे, ये आपको बुक में देखना है। सूक्ष्म जीव के फायदे करो, उसके नुकसान करो। और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन सा बैक्टीरिया करता है? तो राइजोबियम करता है। ठीक है, और राइजोबियम कहाँ पर पाया जाता है? मटर और सेम के पौधों में, जड़ों में पाया जाता है। नाइट्रोजन का जो पौधे, नाइट्रोजन ना उसका पौधे करते क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने इसलिए इसका आंसर भी लिख दिया कि प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण करने के लिए। प्रोटीन भी लिख दोगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर है हमारा साउंड का जो चैप्टर है ना आपको, ध्वनि का। तो ध्वनि किसे कहते हैं? आप बताओगे ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कंपन से पैदा होती है। ठीक है, ये कह रहे क्या ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए? बोलोगे हाँ चाहिए। एग्जाम में बोलेगा कि ध्वनि कहाँ उत्पन्न नहीं होती, तो आप बताओगे निर्वात में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये कह रहे माध्यम कौन कौन से होते हैं जहां से ध्वनि ट्रेवल करते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस। ये कह रहा ध्वनि किसमें सबसे ज्यादा तेज बहती है? तो वो होती है ठोस में।
फिर ये कह रहा है सबसे ज्यादा ध्वनि के लिए कौन से माध्यम का प्रयोग होता है। सबसे ज्यादा हम एनवायरमेंट में तो बोल रहे हैं सारे, तो इसलिए गैस में। ये कह रहा वाइब्रेशन किसे कहते हैं। देखो किसी भी चीज का आगे पीछे तेजी से होना क्या कहलाता है, कंपन कहलाता है। ये कह रहे मनुष्य द्वारा ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है। हमारे द्वारा जो ध्वनि है वो वाक यंत्र से उत्पन्न होती है। हमारे यहाँ वाक यंत्र होता है ना, देखो ये पेपर में भी आया था कुछ। देखो श्रव्य ध्वनि कौन सी होती है, जो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है, मैचिंग में आया था, ठीक है ना। अब कुछ फुल फॉर्म है जो मैंने लिख रखी है, और भी देखो आप इस पर डिपेंड मत रहना कि खाली यही आएंगे, आपको और भी तैयारी करनी है। एनसीईआरटी ये जो भी आपकी बुक है ना एससीईआरटी, तो उसके ना जो भी क्वेश्चन है वो भी सारे आप अच्छे से कीजिएगा अगर आप सच में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखी है फुल फॉर्म, ठीक है। बाकी बताता हूँ। सीएनजी की होती है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसकी होती है तरल पेट्रोलियम गैस। देखिए मैंने ना यहाँ पर हिंदी में लिख दी है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। देखिए अगर 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति हो रही है ना, तो उसे मनुष्य नहीं सुन सकता। ऐसे 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति वाले हो रहे हैं तो उसे भी मनुष्य नहीं सुन सकता, तो इसे संसूचित नहीं कर सकता, याद रखना। मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, और 20,000 को बोलते हैं 20 किलो हर्ट्ज। और बाकी आप ये क्वेश्चन कर लेना, पेट्रोल को बचाने के लिए पीसीआरए क्या सलाह देता है। जैसे अगर बिजली का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो बिजली के जो भी स्विच वगैरह उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। और सर्दी अगर है तो आपको 2 स्वेटर ज़्यादा पहन लो, ये नहीं कि हीटर लगा लिया। इस तरीके से मतलब आपको बताया जा रहा है कि पीसीआरए क्या कहता है पेट्रोल को बचाने के लिए। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए, अपना बना बना के लिख सकते हो। फिर ये क्वेश्चन कुछ और दिया मैंने आपको, ये आपको करना है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, और कोयले का प्रयोग किस लिए किया जाता है, और इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स में क्या अंतर होता है। देखो इन एग्जॉस्टिबल वो होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, जैसे हवा पानी, और एग्जॉस्टिबल वो होते हैं जो ख़त्म हो जाते यूज़ होने के बाद। हिंदी में इससे हम बोलेंगे नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। फिर ये कह रहा है पैराफिन का उपयोग बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बिटुमिन का प्रयोग बताइए, कोयला कैसे बनता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है, ठीक है। और कार्बनीकरण क्या है, ये तो मैंने आंसर इंग्लिश में लिख दिया। देखो कार्बनीकरण का मतलब ये था कि जो कई हजार साल पहले जो समुद्र के अंदर जीव थे ना, तो वो कोयले में बदल गए, तो उसी को बोलते हैं कार्बनीकरण, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की ऐसे यूनिट क्या है। देखो अगर आपसे पूछेगा आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, ध्वनि की आवृत्ति, तो आप बताओगे हर्ट्ज होता है, ठीक है। फिर एम्पलीट्यूड क्या है, पिच क्या होती है, तारत्म्य किसे कहते हैं, और ऑसिलेटरी मोशन यानी कि दोलन गति किसे कहते हैं, दोलन गति किसे कहते हैं। और कम तारत्व और उच्च तारत्व का चित्र बनाइए, ठीक है। और जो है श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि में क्या अंतर है, ये तो मैंने बता दिया आपको अभी। श्रव्य वो जिसे हम सुन सकते हैं, जैसे 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। अश्रव्य जो 20 हर्ट्ज से कम होते हैं, जिसे हम सुन नहीं सकते हैं। और अगर म्यूजिक और नॉइस में क्या डिफरेंट है, तो देखो आप बोलोगे जो हमारे मन को प्रसन्न करती है उसे हम म्यूजिक कहते हैं, और जो हमें जो है ना परेशान करती है, जो हमें अच्छी नहीं लगती, उसे हम शोर कहते हैं। तो शोर के कारण बताओ, जैसे हॉर्न का बजना, फैक्ट्रियों में सब मशीनों का चलना। शोर को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये बताओ। फिर आप ये याद कर लो, ये आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। जो वीणा होती है उसमें जो आवाज़ होती है वो कहाँ से निकलती है, धागे से निकलती है। टेबल में कहाँ से निकलती है, ढोलक से कहाँ से निकलती है। सितार में और बांसुरी में कहाँ से निकलते हैं, हॉल में जो जब हम फूंक मारते हैं तो जो है फ्लूट से साउंड उत्पन्न होते हैं। तो ये आपकी बुक में ही है। तो मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट।
और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।